दोस्तों, कोई भी लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं। इसीलिए परिश्रम करते रहिए, अपने कठिनाइयों से लड़ते रहिए। एक ना एक दिन आपके परिश्रम रंग लाएगी और आपका लक्ष्य एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। आपसे अब हमारी यही कामना रहेगी कि आप अपने लक्ष्य को जरूर से जरूर पूरा करेंगे। चलिए, तो इस तरह से हमारा अब आज का जो टॉपिक है वो है स्वयं करो 1.2 चैप्टर। स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा 2.0 के एक नए एपिसोड में। यहाँ हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ हम लोग जानेंगे क्लास 9 के स्वयं करो 1.2 को। 1.1 को हमने बहुत अच्छी तरीके से पिछली बार हमने देखा, समझा और उसको अच्छे तरह से समझ लिया कि किस तरह से उसको सोल्व करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये चैप्टर 1.2 क्या है, इसमें आने वाले सभी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जल्दी बायो में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको पिछला कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाए। क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज होता है ना कि अगर आप इसको सीरीज से लाइन बाय लाइन नहीं समझते हो तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप एक बार पिछले वीडियो को अच्छे तरह से देख के आइए, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या है। क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास भी है नहीं, इसको समझ के अगले चैप्टर को भी समझना है। बहुत कम समय में हमने सोचा है कि आपके सिलेबस को पूरा करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न कथन में से सत्य और असत्य कथन को पहचानें। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। क्या ये बात सच है? देखिए, आंसर तो मैंने पहले ही कर दिया कि टी लिखा हुआ ट्रू है, पर इसको मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। क्या कि मान लीजिए मैंने एक परिमेय संख्या 2 लिया और दूसरी परिमेय संख्या 3 लिया, या 2/1 बोलिए या 3/1 बोलिए। इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो हमें क्या मिलती है? इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 1 और 3+2 इज इक्वल टू 5/1। यहाँ पे हमें जो मिला जो संख्या वो हमारे में एक 5 मिला, और 5 क्या एक परिमेय संख्या है। इससे ये साबित होता है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ से, दो परिमेय संख्याओं के योग से हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ये बात बिल्कुल ही सत्य है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, बोला गया दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ये फॉल्स होगा, बिल्कुल सही नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, हम जान लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या मतलब जो चीजें रूट में आती है और रूट कभी हटे नहीं तो परिमेय संख्या, जैसे √3, √2 हो गया, या कुछ ऐसा संख्या जो एकदम लंबे समय तक चलते रहे, मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं है। जैसे 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एक सीरीज में गया हुआ संख्या है। इसको हम लोग आगे समझेंगे आवर्त दशमलव संख्या क्या होता है। आवर्त दशमलव संख्या जितना भी होता है वो सभी एक तरह से अपरिमेय संख्या होता है। और इन सभी परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो कभी कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे बोला गया आपसे आंसर में कि सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो ऐसा बात नहीं है। कर ले सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ पे फॉल्स कर ले। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला जा रहा है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। तो एक बार करके देख लेते हैं। मान लीजिए दो परिमेय संख्या कौन कौन सी हमारे पास, एक परिमेय संख्या है 2 और दूसरी परिमेय संख्या भी है 2, और 2 गुने 2 यानी 4, ये हमारी परिमेय संख्या ही निकली। ऐसे लीजिए 1/2 इंटू 3/4, इसको जब गुना करेंगे तो आएगा 3 इंटू 1 3 और 4 दूनी 8, 3/8 जो हो गया हमारा, ये एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल से हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये कथन, ये जो बात है बिल्कुल सत्य है। तो इसको हम लोग ट्रू बोलेंगे या सही बोलेंगे? तो आप इसको सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। एक बार इसको देख लेते हैं। दो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी चीजें होगी? बोला गया, देखिए, बोला गया कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स होगा। कैसे? तो देखते हैं इसको कैसे। देखिए, अपरिमेय संख्या भी मैंने बताया क्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है √3, या हम बोल सकते हैं √5, ठीक है। और √3 और √5 को जब हम लोग गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है √15। तो दो अपरिमेय संख्या के गुणनफल से हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो। √15 का भी तो कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अगर यहीं पे हम √3 इंटू
√3 करते हैं तो दो वो चीजें रूट में है, यानी कि हो जाएगा रूट के अंदर 9, और रूट के अंदर 9 आने का मतलब हो गया 3 गुने 3 बराबर 3 बाहर, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल से एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। इससे हम इसको क्या कहते हैं, 3 का मतलब परिमेय संख्या, दो रूट होने से एक 3 बाहर आ गया, क्या हो गया, ये 3 परिमेय संख्या हो गया। तो ये कथन भी सत्य नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं आप कि दो कभी कभी अलग अलग परिमेय संख्याओं को गुणनफल से अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होती है, और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से परिमेय संख्या भी प्राप्त होती है। तो ये जो कथन होगा ये असत्य होगा, इसको फॉल्स कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन की तरफ बोला गया है प्रत्येक परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल बात सही है, जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं से हम किसी चीज को गिन सकते हैं या उसकी मात्रा को दर्शा सकते हैं। जैसे कि कोई किताब 1 है, 2 है, या किसी बर्तन में, किसी प्याले में चावल आधा भरा है या 3/4 भरा है। ये सब कैसे पता कर सकते हैं, वास्तविक संख्याओं के द्वारा ही पता कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, और जब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या ये बात सत्य है, तो इसके बाद कहा गया 6 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये बात गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या होती है, इसलिए ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 के 6 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। पहला का उत्तर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स होगा। इन चीजों को आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो बढ़िया से समझ के याद कर लीजिएगा। क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, याद हो जाने से क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा परीक्षा में आंसर लिख पाना इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, अपरिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं, और 4 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो अपरिमेय संख्या मतलब जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं प्रकट कर सकते, जहां p और q पूर्ण संख्या और q बराबर नहीं है 0 के, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। मतलब ये सभी संख्याएं जिससे हम किसी संख्या को गिनती नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं कह सकते, वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने बताया √3 माइनस √7 या √11 या 0.121221222212222 ये देखिए एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। पहले कोई अलग संख्या, फिर दूसरी बार में ये देखिए आवृत्ति को बताता है, 1 के बाद 1, ये 2 हुआ, फिर यहाँ पे 2 डबल हो गया, फिर जब तीसरा बार आया 2 तो ट्रिपल हो गया, फिर चौथा बार जब 2 आया तो क्वाड हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, ये बढ़ते जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 1 के बाद फिर 6 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ये एक तरह का सिस्टम है जिसमें हम किसी भी चीज की आवृत्ति को बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी पूर्ण संख्या में नहीं बदलेगा। जैसे कि 0 बाई, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 0.5, 0.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10। ठीक है, तो इसको हम जो 5/10 को 0/5 कर सकते हैं, 0.5 यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन हम ऐसे बोलें 0.3333, तो 333 ना बोल के हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। इसको हम लोग समझेंगे 1.3 चैप्टर में। फिलहाल आपको मैंने बता दिया कि आवृत्ति के दर्शाने के लिए इस तरीके से इसको लिखा गया है, और ये सभी संख्याएं चारों के चारों जो उत्तर है आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण दिया गया है, तो आपको इसको नोट कर लेना है। अभी इस चीज को मैं अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर में समझाऊंगा, बाकी चीजों को मैं अगले चैप्टर में आहिस्ते आहिस्ते करके जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे समझाते चलूंगा। तो आशा करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या चुनिए, और क्वेश्चन 1 है इसका √9 का परिमेय संख्या चुनिए। देखिए मतलब परिमेय संख्या जो होगा आपको बताना है कि वो परिमेय संख्या है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के ऊपर रूट लगा हुआ है, और हम ये बात आपको बता दें कि जिन संख्याओं को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं और जिनसे किसी चीज को हम गिन सकते हैं उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर रूट से बाहर नहीं निकल पाता है तो अपरिमेय संख्या ही रह जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे √9 दिख रहा है, तो इसको कैसे बनाना है एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए मैंने बना के इसको दिखाया है, √9 हल कर रहे हैं। √9 का मतलब होता है √9 इज इक्वल टू √3 × 3, 2 बार 3 का गुना मतलब 9 ही हो जाएगा, 3 3 के 9, रूट के अंदर 3 गुने 3 का मतलब होता है कि अंदर में जब जोड़ा लग जाता है तो एक अंक निकल जाता है और रूट हट जाता है। तो मैंने 2 को 3 था तो एक 3 बाहर निकाली और रूट इसी समय हट गया। और इसी तरह से मैंने क्या देखा, √9 को मैंने 3 में प्रदर्शित कर दिया, यानी कि √9 जो था एक अपरिमेय संख्या जैसा दिख रहा था, लेकिन इसका ही एक रूप है 3, इसका वैल्यू तो एक समान ही है। तो 9 बोली या 3 बोली, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, क्योंकि देखिए मैंने इसको सोल्व करके आपको दिखाया है। और 3 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि √9 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्याओं को हम रूट से हटा सकते हैं, रूट उसका
खत्म कर सकते हैं वो एक परिमेय संख्या है, जिसका नहीं कर सकते वो एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 225, रूट 225। हल जब करेंगे तो आपको पता चलेगा रूट 225 है, जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है, 15 गुने 15 करने से 225 आता है, तो 15 का जोड़ा लग गया, यानी 15 बाहर आ गया। इस तरह से हमने देखा कि रूट 225 15 के बराबर है, और रूट हट जाने से, रूट के गायब हो जाने से पता चल गया कि 225 क्या है, रूट 225 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं रूट 7 को। देखिए यहाँ पे रूट 7 दिया हुआ है, और रूट 7 जैसा कि आपको पता है ये टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है, ये एक अभाज्य संख्या है जिसका अंश कटेगा नहीं और इसका रूट हटेगा नहीं, तो ये क्या रह जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या रह जाएगा, यानी कि इसलिए रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे, खत्म हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए रूट 15। रूट 15 जब हल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रूट 15 यानी 50 का जो लसा होगा वो 5 गुने 5 गुने 2 होगा, रूट के अंदर 5 गुने 5 गुने 2 यानी कि 5 रूट 2, 5 रूट 2 में से रूट कभी हटेगा नहीं, जिस कारण से 5 रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इसको तोड़ने नहीं आता है तो मैं एक करके दिखा देता हूँ 50 को कैसे तोड़ा जाता है। देखिए 50 ऐसे लिखा हुआ है, अब इसको हम कोशिश करेंगे काटने का, तो हम सबसे पहले देखिए इसके लास्ट में 0 है, तो हम जानते हैं कि जिसके पीछे 0 8 6 4 2 रहता है वो 2 से कटता है, तो हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 50 को तो 25 बार में कटेगा, ठीक है। अभी 25 हमको पता है 5 के टेबल से कटता है, तो 5 25 कटा 5 बार में, तो हमें क्या मिला 2 गुने 5 मिला, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पहले 5 से काटा, फिर 5 से काटा, फिर 2 बच गया, तो 5 गुने 2 यानी कि 5 रूट 2। और यहाँ पे देखिए 5 तो अलग हो गया, लेकिन रूट 2 कभी अलग नहीं होगा, जिस कारण से ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ के हमारे यूट्यूब चैनल का, हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा बनिए, ठीक है। और समय के साथ साथ हम इस चैनल पे हर एक तरह की चीज़ों को लाएंगे, जिससे कि आपको आगे पढ़ाई में और आसानी होगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया रूट 100। हल जब करेंगे तो हमें पता चलेगा रूट 100 को तोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। रूट के अंदर 100 यानी पहले 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो हमें ये मिला, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 2 का जोड़ा लगा तो 2 बाहर आ गया, फिर 5 का जोड़ा लगा तो 5 भी रूट छोड़ के बाहर आ गया, और 5 2 बाहर आ गया, रूट खत्म हो गया, और 5 गुने 2 होता है 10। इससे हमने क्या देखा कि 100 10 का रूट 100 का मतलब 10 होता है, और ये 10 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, इसलिए रूट 100 भी एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे बोला गया माइनस रूट 81। अब इस क्वेश्चन को देख के बहुत से बच्चे घबरा जाएंगे, बोलेंगे माइनस है कैसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस तो बाहर में है ना, रूट के अंदर में क्या है, रूट के अंदर में 81 है, तो इसको सॉल्व करके देखिए। माइनस रूट 81, माइनस रूट 81 का मतलब होता है 9 इंटू 9, और 9 जोड़ा लग गया तो 9 बाहर आ गया, और माइनस उसके पहले था तो माइनस 9 हुआ, और माइनस 9 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो माइनस 9 एक परिमेय संख्या है। संख्या रेखा के ऊपर पूर्ण संख्या माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो माइनस वाला सभी संख्या भी परिमेय है और प्लस वाला भी सभी संख्या परिमेय, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक, लेकिन सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो माइनस 9 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है रूट 42। रूट 42 को हम जब तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 7 इंटू 3। करके देखते हैं। यहाँ पे 42 को भाग देंगे, सबसे पहले 2 से तो कटेगा 21 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 7 टाइम्स, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू 3, एक ही बात हुआ, ठीक है। और इसको हम तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि जोड़ा लगेगा नहीं, इसी कारण से 42 क्या हो गया, रूट से बाहर नहीं आ सकने के कारण से एक अपरिमेय संख्या रह गया, यह एक अपरिमेय संख्या है। रूट 29 को देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं रूट 29 ये भी क्या है, रूट से बाहर नहीं आएगा, जिस कारण से यह भी एक अपरिमेय संख्या रह जाएगा। रूट माइनस रूट 1000 को देखते हैं। जब माइनस रूट 1000 को देखिएगा तो ये भी आपका क्या है,
जब 1000 को तोड़ेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, एक 10 बाहर तो आ गया, लेकिन एक 10 बाहर नहीं आ पाएगा, जिस कारण से यह भी एक अपरिमेय संख्या रह जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए माइनस √1000 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर किसी तरह की कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जहां हम आपका कोशिश करेंगे आंसर या समझाने को आपको कोशिश करेंगे वीडियो के तौर पर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पर √5 को अंकित करें। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया संख्या रेखा पर √3 को अंकित करें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक ही संख्या रेखा पर √5, √6, √7, -√6, -√8 और -√11 को अंकित करें। तो इसके लिए हमें समझना होगा ये √5 किस तरह से हम संख्या रेखा पे अंकित कर सकते हैं और संख्या रेखा पे क्या क्या चीज अभी तक हमें अंकित पता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें तो संख्या रेखा बनाना सीखना होगा, तो हम संख्या रेखा बनाएंगे। इसके लिए आपको स्केल, चांदा, कंपास, पेंसिल, इरेजर सब अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये बनाने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये होने पर थोड़ा काम जल्दी जल्दी आसानी से होगा। इसको ले लीजिए। चलिए मैं भी ले लेता हूँ अपना सामान। मेरे पास ये स्केल है मेरा। ठीक है, इस स्केल से हम एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे। कुछ कुछ चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है, पर मैं आपको आज क्लियर करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन लेंगे। ऊपर में थोड़ा कम से कम 2 इंच का हम जगह छोड़ देंगे। हमें √5 से मतलब है ना, तो हम एक लाइन खींचेंगे। चलिए एक लाइन हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ से लाइन खींचने का तरीका तो आपको पता ही होगा। आपको यहाँ पे सटाकर एक लाइन खींच देना। हमने खींच दिया लाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें बराबर बराबर दूरी पर पॉइंट बना लेना। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक पॉइंट बनाया मैंने। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे बनाया, एक पॉइंट यहाँ पे बनाया इस जगह पे, एक पॉइंट यहाँ इस जगह पे बनाया, एक पॉइंट इस जगह पे बनाया। कुछ पॉइंट हमने बना लिया। अब संख्या रेखा को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक तीर का निशान लगाते हैं। वो तीर का निशान दे दिए। इस जगह पे एक तीर का निशान लगा देंगे। तीर का निशान लगाने के बाद ये जीरो होगा। जीरो किस तरफ, माइनस वाला, और जीरो की इधर पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे 3। प्लस दिखाई नहीं जाता लिखकर, बस हमारा हो गया। यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, √5 को दिखाने बोला गया है। संख्या रेखा पर √5 को दिखाने के लिए आपको एक और चीज पे ध्यान देना होगा। मैं आपको वो चीज अभी बता देता हूँ वो क्या है। चलिए करके पहले देख लेते, समझ लेते हैं। पाइथागोरस के थ्योरम के बारे में आपने तो सुना ही होगा। इस पाइथागोरस के थ्योरम को एक बार यहाँ पे हम साइड में करके देख लेते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये A हुआ, ये B हुआ और ये C हुआ। तो इसका ये वाला कोण 90 डिग्री का हो, क्योंकि ये सीधा है। और तब अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो इसका कुछ कुछ पार्ट्स का आपको नाम पता होगा। जैसे इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कर्ण, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कर्ण। ये जो भुजा आपको दिखाई दे रहा है, लंबा भुजा, AC भुजा, ये कर्ण होगा हमारा। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी H। ये हो गया हमारा जो सीधा सीधा गया है 90 के पीछे की तरफ, होता है लंब। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी P। जो नीचे वाली ये लाइन दिखाई दे रहा है आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, यानी दिखाएंगे B से। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस भी बोलते हैं इनको, अलग अलग नामों से जाना जाता है। पाइथागोरस के सिद्धांत के अनुसार जो कर्ण होता है, ये कर्ण, इसका स्क्वायर हमेशा बराबर होगा इस लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के योग का। आधार के स्क्वायर के योग का। अगर हम लंब का स्क्वायर को जोड़ दे आधार के स्क्वायर के साथ, तो हमें कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरह से हमने क्या जाना कि अगर h का स्क्वायर चाहिए तो आपको
p का स्क्वायर प्लस कर देना होगा b के स्क्वायर से। और अगर h चाहिए आपको, हाइपोटेन्यूस चाहिए, अगर आपको ये वाला हिस्सा चाहिए तो इस हिस्से के लिए आपको p के स्क्वायर के साथ और b के स्क्वायर के साथ अंडर रूट कर देना होगा। ये p और b क्या है, तो एक नंबर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका माप होगा। अगर 3 होगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, अगर 4 होगा तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू h। जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका ये लंब दिया है 3 और ये बेस दिया है 4, तो h निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, h निकालने के लिए हमें करना होगा अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि p हमारा कितना है 3, p का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस b हमारा है 4 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर यानी 3 गुने 3 9 और 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4 16, हमें मिलेगा 16 और 9 मिलेगा 25 यानी कि 5 गुने 5 यानी कि 5। ठीक है, तो हमें h का मान निकला 5। इस तरह से हम h का मान निकाल सकते हैं अगर आपको लंब और आधार का मान पता हो तो। इस चीज का यहाँ पे बड़ा काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसी चीज के जरिए अपने भुजाओं का या हम रूट में दिए गए परिमेय संख्याओं का माप को खोजकर निकालेंगे। चलिए कर देख लेते हैं। देखिए, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा ट्रिक समझाऊंगा। 0 से लेके 1 तक अगर हमारा 1 है और यहाँ से हमारा एक सीधा भुजा में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमको यहाँ पे एक 90 डिग्री पे लंब खींचना होगा और लंब का माप हम लोग निकालने के लिए 90 डिग्री पे करने के लिए यहाँ पे हम एक चांदा का प्रयोग करेंगे। चांदा लेंगे, इसको सेट करेंगे 0 पर, जो हो गया यहाँ पे देखिए 0 पे हो गया। फिर 90 डिग्री पे एक पॉइंट बनाएंगे, इधर पे मैं 90 डिग्री है, इधर एक पॉइंट बना देते हैं, ये रहा पॉइंट, एकदम 90 पे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और लाइन कितना चाहिए, इसका माप कितना लिया था 1 इंच लिया था हमने। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच का माप हमने लिया था, तो उसका माप भी हम लोग 1 इंच का ही लेंगे। यहाँ पे समझने थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, स्केल थोड़ा सा ज्यादा घिस चुका है। इसको मिलाते हुए देखिए इस पॉइंट को मिलाते हुए 1 इंच का माप हम लोग यहाँ से ले लेंगे, इस जगह से लेंगे, ने ले लिया, इस जगह पे लिया। ठीक है, और इसको ऐसे मिला दिया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा आधार 1 था और भुजा को भी हमने क्या लिया था 1 लिया था। जब आधार को 1 लिया था और भुजा को 1 लिया था तब हमें यहाँ पे जो हिस्सा मिलेगा वो क्या होगा, ये पता करने के लिए हम तो एक बार देख लेते हैं। हमारा h का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर हम इसको p बोले यानी इसको लंब बोले तो ये p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ता है। हमारा p यहाँ पे 1 है यानी 1 का स्क्वायर और b वहां पे यहाँ पे 1 है यानी 1 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे और अंडर रूट करेंगे तो हमें h मिलेगा। 1 का स्क्वायर यानी 1 और इस 1 का स्क्वायर भी 1 मिल गया और इसका मान आ गया 2, रूट के अंदर 2। यानी कि देखिए इसका, और अगर किसी समकोण त्रिभुज का एक भुजा यानी आधार 1 हो और लंब भी 1 हो तो उसका जो कर्ण होगा वो होगा √2। ये चीज हमें पाइथागोरस से मिला, यानी पाइथागोरस के प्रमेय के जरिए हमने √2 का माप निकाल लिया। अब हमें इस √2 को क्या करना है, अगर संख्या रेखा पे करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसका माप कंपास के जरिए निकालेंगे। हम कंपास का एक कोना इधर रखेंगे, दूसरा कोना को इधर रखेंगे। रखने के बाद इसके माप को पहले खींच के एक बार चेक कर लेंगे, तो तरीका होता है ना करने का, खींच कर चेक करेंगे ये सीधा हो रहा है। सीधा जब होगा तब इस लाइन को वापस इस पे रखते हैं, सीधा हो रहा है, ये सीधा हो रहा है, तो यहाँ पे ले जाकर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, कट जा रहा है, यहाँ पर मार देंगे, मार्क कर देंगे। देखिए इसी पॉइंट पे रखते हुए मार्क करेंगे तो हमें क्या मिला, हमें जो यहाँ पे एक बिंदु मिला इस जगह पे, ये बिंदु हमारा हो जाएगा P बिंदु। ठीक है,
ओ था तो हमने पी कर दिया, आपका मन आप कुछ भी कीजिए। तो ये जो बिंदु हमें मिला, इस यहाँ पे हमने क्या किया है, ये √2 के मान को यहाँ पे अब संख्या रेखा के ऊपर ला दिया। संख्या रेखा के ऊपर अभी तक पॉसिबल था 0 से 1 करना, 2 करना, 3 लाइन खींचना, 4 तक का लाइन खींचना, या माइनस में 1 करना, 2 करना, लाइन खींचना संभव था। लेकिन पाइथागोरस के प्रमेय के जरिए हमने जैसे ही √2 का मान निकाला, अब इस √2 को भी हम संख्या रेखा के ऊपर ला सकते हैं, और हमने ला के दिखा दिया। इस प्रकार हम यहाँ पे बोलेंगे कि √2, इस प्रकार हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, √2 को इसलिए √2 को संख्या √2 को संख्या रेखा पर अंकित करके पी बिंदु प्राप्त किया। ये पी बिंदु हमें कब प्राप्त हो, संख्या रेखा के ऊपर √2 कर निकाल कर, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है √5 को निकालने के लिए। √5 को निकालने का तरीका हम लोग देखेंगे। देखिए तरीका यही है हमारे पास, तरीका यही है कि हम संख्या रेखा पर ही इन नंबरों के सहायता से ही, क्योंकि हमारे पास 1 को मापना, 2 को मापना, 3 को मापना संभव है, तो इन्हीं नंबरों की सहायता से हमें √5 को निकालना है। तो एक बार करके इसको देखेंगे हम लोग किस प्रकार से इसको निकालना है। चलिए, तो दोस्तों अब तो आपने ये समझ ही लिया है कि संख्या रेखा पर किसी भी चीज को किस प्रकार अंकित करना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया संख्या रेखा पर √5 को अंकित करने के लिए। तो चलिए मान लिया संख्या रेखा पर √5 को अंकित किया गया। इस √5 को अंकित करने के लिए तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा बनाना होगा, तो हम एक लाइन खींचेंगे संख्या रेखा बनाने के लिए। चलिए लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के लिए यहाँ पर आपको एक सीधा लाइन ले लेना है। हमको ये काम पेंसिल से करना चाहिए, तो हम इस काम को पेंसिल से करेंगे। लाइन खींचने के बाद आपको एक बराबर माप पे इसको दे देना है, बराबर माप का, जैसे कि 2 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे होगा 4, 2-2 इंच पे मैं क्या करूँ, मैं 2-2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे दाग खींच दे रहा हूँ। 4 के बाद फिर 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा। 2 का टेबल तो आती ही होगा आपको, ऑफकोर्स 2 का टेबल पढ़िए। चलिए, और 12 के बाद 14। यहाँ पे मैंने सब जगह दाग दे दिया है। तो हमारा जो पहला काम था, हमने लाइन खींचा, दूसरे काम किया हमने तीर का निशान बनाया, तीसरा काम किया हमने यहाँ पे नंबर को बैठाया, 0, -1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हमारा एक और काम रहेगा, अगर हम देखें, क्या देखें, अगर हमें √5 चाहिए h के रूप में, तो हमें p को और b को कुछ ऐसे नंबर्स के रूप में चुनना होगा जो संख्या रेखा पे विजिबल हो, जिसके द्वारा यहाँ पे √5 आए। तो जैसा कि हमें फॉर्मूला मेन हमारा पता है, √5 का h का मान होता है √p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के। तो अगर हम p के जगह पे 2 रखते हैं और 2 का स्क्वायर कर देते हैं, और b की जगह पे 1 रखते हैं और 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करने से क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √ यानी कि √5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें p का मान अगर 2 ले लें और b का मान 1 ले लें, तो हमारा काम आराम से हो जाएगा, √5 बनाने का काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस चीज को मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक चार्ट दे दूंगा, जिसमें आपको सब सॉल्व किया हुआ रहेगा। यहाँ पे सिर्फ √5 और √3 दिया गया है, तो √5 और √3 को मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। अंत में जब ये वीडियो समाप्त होने वाला होगा, तो वहाँ पे मैं आपको चार्ट बता दूंगा, उस चार्ट में सभी का मान लिखा हुआ होगा, जिसके जरिए आप इसको सोल्व कर सकते। देखिए ये हो गया आपका 0 से 2, नीचे में है तो ये हमारा आधार हो गया, 0 से 2 क्या हो गया, आधार हो गया। अब हमारा दूसरा काम है लंब बनाना। लंब कितना रखना है, तो 1 रखना है, p को 1 रखना है। जब हम h को 2 रखते हैं और p को 1 रखते हैं, तब जाके हमारा √5 h के रूप में प्राप्त होता है। p हमारा 1 होगा और b हमारा 2 होगा, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा। और समकोण त्रिभुज आपको इसी तरीके से बनाना है, यानी 90 डिग्री इधर लेके जाना है, 2 पे 90 डिग्री करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चांदा के जरिए यहाँ पे 90 डिग्री माप लेते हैं, कहाँ पे आ रहा है, तो चांदा को रखिए एकदम सिधाई पे। ये मैं सिधाई पे है, देखिए आप देख सकते हैं ये लाइन जो चांदा वाला लाइन है, ये लाइन जिसपे डिग्री बना हुआ, वो लाइन नीचे वाले लाइन के साथ मैच होना चाहिए, जो कि मैच हो चुका है मेरा।
अब देखिए आगे, अब 90 डिग्री कहाँ पे है, तो 90 डिग्री ठीक ऊपर में आ रहा है यहाँ, 90 90 90 90 यहाँ पे आपको एक डॉट बना लेना है। ठीक है, ये डॉट हमारा तैयार हो गया। इससे क्या पता चला कि ये जो लाइन बन रहा है यहाँ पे डॉट और इस लाइन के बीच में, ये 90 डिग्री का लाइन है, और हमने ये लाइन कितना लिया था, हमने 2 सेंटीमीटर लिया था, तो वही सेम माप का हमें यहाँ पे भी लाइन ले लेना है। अगर 6 से लेना शुरू करते हैं, अगर इस चीज को 6 से लेना शुरू करते हैं, तो 6 के बाद 2, यानी कि कहाँ जाना होगा हमें, 7 और 8 पे जाना होगा। तो 8 से एक लाइन आपको खींच लेना है 6 तक। ठीक है, तो ये हमारा 2 यूनिट का हो गया और ये हमारा 1 यूनिट का हो गया, एक भाग हो गया। 2 भाग आधार और 1 भाग लंब, और इन दोनों के बीच में जो 0 तक ये लाइन मेरा खिंचाएगा, जो मैं इस लाइन को खींचूंगा 0 तक, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा कर्ण। इसी चीज को कहते हैं कर्ण। तो कर्ण हमारा क्या होगा, अगर आधार 2 हो और लंब 1 हो तो कर्ण ऑटोमेटिक √5 हो गया। हमने √5 ला दिया, लेकिन √5 को अभी भी हमने सिर्फ एक कर्ण के रूप में लाया है, संख्या रेखा पे थोड़ी लाया। तो संख्या रेखा पे लाने बोला गया था, अंकित करने बोला गया था, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब कंपास को लेंगे, जहां पे एक पॉइंट यहाँ पे बैठाएंगे। समझ में नहीं आया तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपने पेंसिल से खोल कर दीजिए, और यहाँ पे खोल किया हुआ है, आप इस नोक को, यहाँ पे जो नोक है इस नोक को ले जाइए, यहाँ पर इसके साथ सेट कीजिए, अपने आप सेट हो जाए, क्योंकि आपने वहां पे होल किया। और इस उंगली के सहारे इसको हल्का सा यहाँ यहाँ देखिए, मैंने दोनों उंगली से इसको पकड़ के रखा ताकि आगे पीछे ना हो, मैंने दोनों उंगली से इसको चाप के रखा है, और इस उंगली के सहारे इसको हल्का हल्का करके आगे करेंगे, और यहाँ पे आ गया, देखिए इस जगह पे आ गया। तो एक बार लाइन खींच के चेक करेंगे, देखिए अभी छोटा हो रहा था, तो हल्का सा और करके इसको लाइन खींचेंगे। अब ये अटक जा रहा है बिंदु यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे मैं अटक जाए तो यहाँ पे भी सही आएगा, बस यहाँ पे खींच देना है। तो यहाँ पे जो मैंने लाइन खींची, ये लाइन इस जगह पे ये जो बिंदु बनाया, ये बिंदु पॉइंट ओ से लेके इस पॉइंट तक का जो बिंदु है, ये बिंदु का माप होगा √5। इसका माप क्या होगा, √5 होगा। इस तरह से हमने √5 को संख्या रेखा पे अंकित कर दिया। हमारा अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर के लिए यहाँ पे आपको अंत में लिखना होगा, इसलिए इस प्रकार √5 को संख्या रेखा पर अंकित करके मैंने P बिंदु प्राप्त किया, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए √5 जो था वो संख्या रेखा पर यहाँ पे P बिंदु तक आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है √3 को संख्या रेखा के ऊपर अंकित करने बोला गया है। तो हम काम करेंगे, पहले रूट यहाँ पे लिख लेंगे, माना। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक समीकरण तैयार करेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि आपको हाइपोटेनस के रूप में चाहिए √3, किस रूप में चाहिए, h के रूप में चाहिए। तो आपके p के रूप में कुछ ऐसे संख्याओं को और b के रूप में कुछ ऐसे संख्याओं को रखना होगा जिसको वर्ग को जोड़ने पर √3 आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं करके। तो अगर हम h का मान √3 चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम √2 का होल स्क्वायर कर दें प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दें, यही एक उपाय ही है और कोई उपाय ही नहीं है। किसका किसका किया हमने, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किया। √2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 2 बार √2 हो गया, √2 इंटू √2 बाहर निकल जाएगा, √2 का रूट हट गया। √2 का स्क्वायर जब होता है या रूट के ऊपर स्क्वायर चढ़ता है तो रूट हट जाता है, सीधा सीधा याद रखिएगा। रूट के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा तो रूट गायब हो जाएगा, जो अंदर में संख्या तो वो बाहर आ गया, प्लस 1 आ गया यहाँ पर, और 2 + 1 हो गया 3, यानी √3 ऐसे प्राप्त हो सकता है। अगर आपको हाइपोटेनस के रूप में √3 चाहिए तो आपको आधार में √2 को रखना होगा और लंब में 1 रखना होगा। अब आधार √2 करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये भी जानना होगा ना, आधार को √2 करने के लिए हमको √2 का तो मान निकालना होगा। अगर मान लीजिए इस बार मैंने √2 को हाइपोटेनस के रूप में रखा है, तो हम पहले भी इस चीज को सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको √2 चाहिए हाइपोटेनस के रूप में या √2 का मान निकालना है, तो आपके √2 को मान संख्या रेखा पे निकालने के लिए आपको लंब के रूप में 1 रखना पड़ता है और आधार के रूप में 1 रखना पड़ता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और इस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, जिस तरह से आपका √2
आ जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक और एक लेकर, एक आधार और एक कर्ण, एक लंब लेकर √2 का मान निकालना है। जब √2 का मान आ जाएगा तो इस √2 को जहां पे भी होगा उसको हम आधार मान लेंगे और उसमें एक इकाई जोड़ देंगे लंब का 90 डिग्री पर, और उसको जोड़ने से जो हाइपोटेनस प्राप्त होगा उस त्रिभुज का वो हमारा फाइनल हाइपोटेनस होगा। करके इसको सॉल्व करके देखते हैं किस प्रकार बनेगा। चलिए समझते हैं। इसके लिए हमारा सबसे पहला काम होगा एक संख्या रेखा तैयार करना। तो हमने ये संख्या रेखा खींच लिया है। हमने एक से शुरू किया, यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 लाइन छोड़कर, एक के बाद 2, 3 पे 1 पॉइंट, 4, 5 पे 1 पॉइंट, 6 छोड़ के 7 पर 1 पॉइंट, 8 छोड़ के 9 पर 1 पॉइंट, और 10 छोड़ के 11 पर 1 पॉइंट, 12 छोड़ के 13 पर 1 पॉइंट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा संख्या रेखा सही से देखिए, सब लाइन सही से आ गया है। अब इसका नामकरण करेंगे। इससे पहले यहाँ पे एक तीर का निशान बनाएंगे। आप ये सभी चीजें पेंसिल से कीजिए, मैं पेन से कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे चमक ना आए और अच्छे से समझ में, इसीलिए, और ज़्यादा कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पे 0, -1, 1, 2, 3, 4, 5 तक मैंने खींच लिया, जगह था तो बना दिया। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमने पहले यहाँ पे मैंने क्या समीकरण निकाला था, हमने निकाला था कि हमें √3 के लिए √2 चाहिए और 1 चाहिए, और √2 के लिए एक आधार चाहिए और एक लंब चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखिए 0 से 1 तक ये एक आधार मिल गया, और यहाँ पे एक लंब बनाना होगा जो कि 1 का होगा। तो इसके लिए हमें इसी जगह पर एक 90 डिग्री का कोण बनाकर एक इकाई का एक लंब बनाना होगा। जितना ये है उतना ही ऊपर भी लेना पड़ेगा। तो करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे चांद को सेट कर लिया। यहाँ से मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, यहाँ जाकर ठीक है। अब इसको मिलाना होगा, जैसा कि मैंने 2 घर को एक घर मान के बनाया था, इसीलिए यहाँ पे 2 घर को एक घर मानना होगा। इसको देखिए सीधा है कि नहीं, सीधा है बिल्कुल। इस चीज को सीधा माप लेना होगा। देखिए एक घर, ये एक घर, ये 2 घर हुआ। यहाँ पे इस बिंदु पर बिंदु खींचकर यहाँ से मैं इसको मिला दूंगा यहाँ पर। देखिए, और यहाँ पर मैं जो लाइन खींचने जा रहा हूँ, अब इस जगह से ये हमारा कर्ण बना, ये आधार बना, बेस, ये लंब बना और ये कर्ण बना। और हमें पता है कि अगर इसका वैल्यू 1 था और इसका भी वैल्यू मैंने 1 यूनिट रखा है, जितना ये था उतना भी ये था, मतलब ये भी मान लीजिए 1 है तो ये भी क्या होगा, 1 है। और जब दोनों 1-1 है तो यहाँ पे मैंने पहले ही सॉल्व करके दिखा दिया आपको कि दोनों अगर 1-1 रहेगा तो उसका जो कर्ण होगा, अगर आधार 1 और लंब 1 रहे तो कर्ण √2 होगा। यानी कि ये जो कर्ण बना ये √2 का बना हुआ है। अब देखिए हमारे पास √2 का माप आ चुका है। अब √2 का माप आ जाने के बाद हम इसको संख्या रेखा पे भी उतार सकते हैं, लेकिन हमें तो संख्या रेखा पे √2 को उतारना नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए √3। और √3 के लिए हमें क्या चाहिए, √2 को आधार मानते हुए एक इकाई लंब मानकर बनाएंगे, तब हमें √3 मिलेगा। तो अब हमें इसके ऊपर एक लंब बनाना है। तो लंब बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। हम इस चांदा के सहारे से इस चीज को, इसको आधार मानते हुए, ये जो लाइन है ये हमारा तो अब हो गया आधार, इसको आधार मानते हुए यहाँ पर इसके मेन इस बिंदु पर, देखिए इस बिंदु को मैं टच करा रहा हूँ, यहाँ पे टच हो गया। इस बिंदु को टच करके इस लाइन को मिला दिया मैंने। ये जो आधार वाला √2 वाला लाइन था उसको मैंने मिला दिया, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 यहाँ जा रहा है, सीधा 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 यहाँ पे बन गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और यहाँ से एक इकाई का मैं लाइन खींच लूंगा इसको मिलाते हुए। अब ये 8 पे रखते हुए इसको मिलाते हुए यहाँ पे एक बिंदु बना देने से काम आसान हो जाता है। दो घर, एक घर, एक घर, 2 घर, क्योंकि 2 घर को मैंने 1 माना था तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दिया। ये हो गया हमारा एक इकाई। ये √2 का माप था आधार, और ये जो मैंने लाइन खींचा ये हमारा एक इकाई है। ये क्या है, तो ये लंब हुआ। और इन दोनों को लंब के ऊपर आधार के ऊपर मिल जाने से हम यहाँ पे एक कर्ण बना सकते हैं। और ये जो कर्ण हमारा बनेगा इस जगह पे,
इस कर्ण का माप कितना होगा, इस कर्ण का माप होगा √3, क्योंकि अगर आधार √2 हो और लंब 1 हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, अगर आधार √2 हो और लंब 1 हो तो हमारा जो माप होगा h का वो √3 आएगा, यानी कि ये जो माप निकला है वो क्या है, वो √3 है। पहले इस बिंदु पे रखते हुए इसको, इसके माप को यहाँ से लेकर इसको थोड़ा छोटा कर दिया चाहिए, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, इसके माप को लेकर यहाँ एक लाइन खींचा और यहाँ पे P बिंदु प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने क्या देखा, इसलिए इस तरह से √3 को संख्या रेखा पर अंकित करके मैंने P बिंदु प्राप्त किया। और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसी जगह पे। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक जो भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको 2-3 बातों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। पहला, संख्या रेखा को सीधा सीधा बनाना, इनके बीच की दूरियों को, दूसरा पॉइंट हुआ इनके बीच की दूरियों को बराबर रखना, जितना इकाई बोला गया उतना इकाई ले जाना और 90 डिग्री के माप को सीधा सीधा खींचना। इससे क्या होगा कि आपका संख्या रेखा जैसे ही सही बनेगा, आपका हर एक माप सही से बन के हाथ में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन आंसर पे आते एक बार फिर से। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला गया था संख्या रेखा पर √5 को अंकित करने के लिए मैंने अंकित करके दिखा दिया आपको किस प्रकार से करना है, और संख्या रेखा पे 3 को भी मैंने √3 को भी अंकित कर दिया है। ये दोनों एक एक संख्या रेखा पे करना था। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि एक ही संख्या रेखा पर 5, 6, 7, -6, -8 और -11 को अंकित करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि 5, 6, 7 या जो भी जो आपका रूट में जो भी नंबर होगा उसका लंब या कर्ण कितना रखना होगा, लंब या जो आपका आधार होता है वो कितना रखने पर ही वो कर्ण √5 या √6 आएगा। ठीक है, तो पहले उस चीज को हम लोग देख के समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे एक एक करके सोल्व करते चलेंगे और आपको इसके बाद कुछ बोनस क्वेश्चन भी मिलेगा जिसको सोल्व करके आपको हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला काम होगा संख्या रेखा को खींचना। हम लोग सबसे पहले संख्या रेखा को अपना खींच लेते हैं। मैं इस काम को पेन से कर रहा हूँ, आप इस काम को पेंसिल से कीजिएगा, क्योंकि मुझे अगर पेंसिल का यूज करूंगा तो यहाँ पे थोड़ा चमक आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर, जिससे आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे पेन का यूज कर रहा हूँ। संख्या रेखा को खींचने के बाद आप यहाँ पे अपना माप ले लीजिएगा, मार्किंग। हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को एक घर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे हुआ हमारा, दूसरा 2 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, तीसरा 2 सेंटीमीटर 4 पे, उसके बाद 6 पे, इसके बाद 8 पे, फिर 10 पर, फिर 12 पर, उसके बाद 14 के ऊपर आएगा। तो हमने यहाँ पे 6 घर ले लिया है। तो अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा इसको बढ़ा के तीर का निशान दे देंगे, इस जगह पर एरो देना बहुत जरूरी होता है और यहाँ पे एक एरो दे देंगे। ये क्या होगा, आपका संख्या रेखा का सीमा होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम बीचों बीच 0 रखते अगर यहाँ पे, तो 1, 2, 3 यहाँ चला जाएगा, तो 0, ये 1, ये 2 और ये 3 इधर आ गया। इस तक होगा -1, ये -2, -3, -4 यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा संख्या रेखा अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अपने मार्किंग्स को ले लेते हैं। हमें क्या बनाना था, हमें सबसे पहले दिखाना था √5 को। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि अगर आप आधार के रूप में बेस के जगह पे 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर, और लंब 1 रखते 1 का स्क्वायर, तो आपको 4 + 1 का माप मिलेगा, यानी कि √5 आपको मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले प्लस की तरफ आधार को 2 रखते हैं, और आधार को 2 रखेंगे और लंब को 1 यूनिट रखेंगे। हमारा 1 यूनिट कितना, ये जो एक घर होता है वही आपका 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट हमने 2 सेंटीमीटर मापा था। तो हमारा सब सीधा रेखा खींचना होगा। सीधा रेखा खींचने के लिए हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा, चांदा का। हम लोग चांदे की सहायता से यहाँ पे एक 90 डिग्री का मार्क ले लेंगे, एकदम सीधा रखते हुए। ये अब यहाँ पे 90 डिग्री का मार्क आ जाएगा इस जगह पे। इस काम को मैं पेंसिल से करूंगा। यहाँ पे 90 डिग्री का माप मैंने ले लिया। ठीक है, अब इस 90 डिग्री के माप को लेने के बाद यहाँ से आपको एक सीधा रेखा खींचना होगा, एकदम पूरा सीधा तरह से।
इससे क्या होगा कि आपको एक सीधा सीधा माप मिलेगा। आपने 2 यूनिट का एक घर लिया था, इन 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ से लाइन एक घर के लिए खींचना है। तो हमारा 2 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर मिल गया हमें। इधर से आपको एक सीधा रेखा खींच देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक डॉट बना देना है हल्का सा, यहाँ पे भी एक हल्का सा डॉट बना देना है, जिससे क्या होगा कि जब कभी भी आप लाइन को खींच रहे होंगे, यहाँ पे भी एक डॉट बना देते हैं, तो आप अपने पेंसिल को उस जगह पे रख के ऐसे देखिएगा, जहाँ पे आपका पेंसिल रस जाएगा वहाँ पे आप थोड़ा सा इस चांदा को या स्केल को सटा दीजिएगा। इससे क्या होगा, वहाँ पे जाके पकड़ लीजिएगा, आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और ये हिलेगा नहीं, तो आपका लाइन सीधा बनेगा। जैसे कि मेरा सीधा बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ये सीधी लाइन हमें मिल गई। जो सीधी लाइन मिली हमें, ये सीधी लाइन हमारी √5 की है, ठीक है। तो संख्या रेखा पे अब इसको सेट करना होगा, हमें तो √5 सिर्फ मिला है। संख्या रेखा के ऊपर सेट करने के लिए इसे हमें क्या करना होता है, चांदा की सहायता से, सॉरी कंपास की सहायता से इस मार्क को अपने कंपास पे लेना होता है। कंपास पे ले लेने के बाद, ये मैंने ले लिया, इसको संख्या रेखा पे दिखा देना होता है। ये जो पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट हमारा पी पॉइंट होगा। हमें एक पॉइंट मिल चुका है। √5 के बाद हमें लेना था √6 को। देखिए √5 से √6 यानी एक घर बढ़ा है, यानी कि आपको क्या करना, जस्ट आप √5 के ऊपर ही √5 को आधार मानकर अगर 1 को लंब बना देते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 + 1 रूट के नीचे यानी 6 रूट के नीचे मिल जाएगा। हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग यहाँ पे अब इस √5 को आधार मानते हुए, अपना बेस मानते हुए, यहाँ से तो आपको 2 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है ना, तो आपको यहाँ से 2 सेंटीमीटर की लाइन लेने के लिए, देखिए सीधा है ना एकदम से, यहाँ से आपका एक घर और ये एक घर, इस जगह पे आपको डॉट बना देना ताकि आसान हो जाए काम। आपको मिल गया एक घर, एक यूनिट, और जो एक्स्ट्रा हो चुका है उसको हम लोग इरेज कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको इरेज कर दिया मैंने। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एक लाइन खींचिएगा। ये जो लाइन होगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका विकर्ण हुआ। कैसा विकर्ण, आधार जिसका 5 था और एक इसका लंब था, और ये विकर्ण जो बना ये आपका √6 हो जाएगा, क्योंकि √5 आधार होने पर और लंब 1 होने पर जो विकर्ण बनता है वो √6 का बनता है। तो चलिए अब इस √6 को आपको संख्या रेखा पे भी दिखा देना है, क्योंकि √6 भी आपसे बोला गया संख्या रेखा पे दिखाने के लिए। तो अपने कंपास को उठाइए, यहाँ से मिलाइए और मिला के यहाँ पे आपको दिखा देना है। और ये जो पॉइंट मिला आपका, ये पी के बाद क्यू पॉइंट हो गया। अब आपको बोला गया आगे करने के लिए क्या, √7 सेम काम करेंगे। √6 तो हमारे पास है ही, अगर √6 को हम आधार बनाते हुए एक लंब ले लेते हैं तो हमें 6 + 1 यानी कि √7 विकर्ण के रूप में मिल जाएगा। तो और यहाँ पे एक लंब हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इतना करने से यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 3 कर सकते हैं, 3 तक आप ऊपर जाइएगा, बस ये मेरा सजेशन रहेगा आपको, क्योंकि 3 तक जाने से ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है, नहीं तो लाइन सीधा हो जाता होते जाता है। देखते जाइएगा आगे आगे। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का माप आ रहा है, और उस 90 डिग्री के माप से हमें क्या करना है, यहाँ से मिलान कर लेना है 2 सेंटीमीटर यानी हमारे 1 यूनिट का। एक घर यहाँ और ये 1 यूनिट में हमारा 1 यूनिट मिल चुका है। इस 1 यूनिट को मिला देंगे हम लोग, और ये जो मिला हमें ये √7 हो गया, एक लंब, और √6 जिसका आधार है वो √7 होता है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला खराब है, जिस कारण से मैं बोलने में असमर्थ हूँ, माफ कीजिएगा, पर मैं वीडियो बनाना नहीं रोक सकता। पी क्यू और इसके बाद आता है आर, यहाँ पे आपका आर मार्क हो जाएगा, पी के बाद क्यू और क्यू के बाद आर। इस तरह से हमने संख्या रेखा के ऊपर √5, √6 और √7 को पी क्यू आर के द्वारा दिखा दिया है। अब हमें बोला गया आगे दिखाने के लिए -√6, -√6, -√8 और -√11,
इन तीनों को हम लोग एक ही संख्या के रूप ऊपर नहीं दिखा सकते। जैसे कि यहाँ पे √5 के ऊपर √6 था तो एक एक घर बढ़ जाता तो 3 बार दिखा दिया, लेकिन देखिए √6 के ऊपर बाद √7 आते जबकि वो मिसिंग है, √8 के बाद √9 और 10 आते जबकि वो भी मिसिंग है। तो हमें बनाना सीखना होगा। √6 को बनाने के लिए हम लोग यही तरीका लगाएंगे, √5 का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर करेंगे। माइनस से तो कोई मतलब नहीं हो, तो माइनस वाले लाइन में करेंगे तो हो ही जाएगा। तो √5 5 + 1 यानी √6 हमें मिल जाएगा माइनस की तरफ। तो हमें पहले √5 को बनाना होगा, तो बना लेते सेम तरीके से। 2 यूनिट के ऊपर एक घर लेंगे हम लोग, 2 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट लेंगे हम लोग। एक और एक 2 और हमें मिल गया √5। √5 माइनस की तरफ मिल चुका है। अब हमें √6 चाहिए तो इसके ऊपर फिर एक घर लेंगे। और इसको मिलाते ही देखिए, इसको यहाँ से मिला देना है। मिला देने से √5 के ऊपर मिल गया आपको √6 और हमें √6 की ही तो जरूरत है, माइनस √6 की। तो हम लोग इसको मार्क करेंगे, अपने कैंपस पे लेंगे और यहाँ पे हमें √6 मिल चुका संख्या रेखा के ऊपर। PQR था तो यहाँ पे हम S कर लेंगे। अब आपको पता है √8 बनाना है। आपको √8 बनाने के लिए आपको चाहिए √7। बिल्कुल, √7 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर बराबर 7 + 1 यानी कि √8 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो √7 बनाने के लिए आपको चाहिए होगा √6। √6 तो आपके पास है, यहाँ पे था। इसके ऊपर √7 बना के फिर √8 बनेगा तो काफी लंबा सीधा रेखा आ जाएगा जो काफी दिक्कत देगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग √6 जो कि यहाँ पे आ चुका है, इस √6 के ऊपर √7 बनाएंगे और उसके ऊपर √8 को यानी माइनस √8 को बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। ये हमें √7 मिल चुका है। अब √7 के ऊपर हमें बनाना है √8 को। √8 को बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे डॉट बना लेने का एक और फायदा ये होता है कि जैसे ही आप इसको ले जाइएगा वो अपने आप वहाँ पे रुक जाएगा, और रुकेगा तो वहीं से आपको मार्क को ले लेना है। ये हमें मिल गया 1 यूनिट का घर। यहाँ से यहाँ पे भी हमारा डॉट है, यहाँ भी हमारा डॉट है। तो डॉट से डॉट को मिलाते हुए ये जो हमने लाइन खींचा, ये लाइन हमारा हो गया
√8 यानी हमने माइनस के तब बनाया तो -√8 तो ये ऑलरेडी है, बस इसको क्या करना है आपको संख्या रेखा के ऊपर अंकित करना है, मिला देना है यहाँ से। इस जगह पे आपको √8 तो हम नहीं लिखेंगे ना इसको, हम इसको लिखेंगे R के बाद आता है S के बाद आता है T, यानी हम यहाँ पे T लिखेंगे, ये हमारा T पॉइंट होगा। अब हमें बनाना है √11 को। √11 को बनाने के लिए आपको बनाना होगा √10 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करते ही 10 प्लस का होल हो जाएगा, यानी कि आपका √11 माइनस के तब मिल जाएगा, और इसके लिए आपको √10 बनाना होगा। और √10 बनाने के लिए एक आसान सा तरीका ये है कि आप आधार के रूप में 3 ले लीजिए, 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए और 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको 9 प्लस 1 यानी कि √10 मिल जाएगा। ये समझने के लिए था आपका सभी चीजें, ये सभी चीजें समझने के लिए, इसको आपको आप नेल भी लिख के दिखाएंगे तभी भी आपका काम हो जाएगा। √10 निकालना होगा सबसे पहले, यानी कि आपको आधार के रूप में 3 रखना होगा, इसके ऊपर से एक लंब लेना होगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं अपना आप लंब। तो दोस्तों इस तरह से हमें √10 मिल चुका है, पर हमें √10 थोड़ी चाहिए, हमें √11 चाहिए। तो √11 के लिए आपको फिर यहाँ से एक लंब लेना होगा। इस जगह पे थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, जगह नहीं ऊपर में, समझने के लिए मैंने वो बनाया था बस। और यहाँ से आपको इसे मार्क आउट कर लेना है 2 घर के लिए। काफी बारीकी के साथ काम को करना है, 1 घर 2 घर यहाँ पे, और इसको मिला देते ही और यहाँ से इसको खींच देते ही बेहद आसान तरीके से आपका √11 मिल गया। √11 तो मिला है, पर इसको भी क्या करना है संख्या रेखा पे अंकित करना है। इतना भी बड़ा मत मार्किंग ले लीजिएगा जिससे कि क्या हो आपका कंपास का साइज अटे ही नहीं, ठीक है। तो मार्किंग को भी सोच समझ के ही लेना है, ज्यादा बड़ा हो जाने से कंपास पे आएगा ही नहीं ये लाइन। तो ये मिल चुका हमें, ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट STU होगा, ठीक है। तो हमें संख्या रेखा के ऊपर हमने अपने सभी मार्किंग्स को √5 √6 √7 -√6 -√8 और -√11 को हमने मार्किंग कर लिया है। बस अब इसको लिख के दिखा देना है, जिसको आप कुछ इस प्रकार से लिख के दिखा सकते हैं। आप कह सकते हैं, और इसी के साथ आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 1.2 चैप्टर को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों आपके सामने में कुछ स्क्रीन पे आपके एक पिक्चर आएगा, उस पिक्चर को आप देख के समझ लीजिएगा कि अगर आपके पास ऐसे मार्किंग्स आएंगे, अगर आपको मान लीजिए √7 निकालना है, √8 निकालना है, √9 निकालना है, √10 निकालना है, तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है ये आपको यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के साथ आपको दिखा दे रहा हूँ। आप उसको देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा कि आपका आगे भी अगर ऐसे क्वेश्चंस घुरा फिरा के आते परीक्षा में तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है, पर जाते जाते जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कुछ बोनस क्वेश्चन दूंगा, तो ये आपका कुछ बोनस क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से हमें बताना है, और कमेंट के माध्यम से ही मैं आपको इसके सभी उत्तरों को बताऊंगा, चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका उत्तर कितना सही है, क्या उसमें गलतियां है। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट से जुड़ सकते हैं। आप तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।